परंतु हर बार हम देखते हैं कि लंबा संघर्ष हुआ तो भी अंतिम विजय दानवता पर मानवता की होती है, असत्य पर सत्य की होती है। और इसलिए अपने परंपरा में इस विजयादशमी के पर्व को विजय का पर्व माना गया है। विजय का संकल्प करते हुए, शस्त्रों का पूजन करते हुए सीमोल्लंघन के लिए निकलना। मनुष्य अपने आप को सीमा में बांध लेता है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। मनुष्य क्या नहीं कर सकता? मनुष्य सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मनुष्य नर नारायण का रूप है, ऐसा मानने वाले हम लोग हैं। और इसलिए मानवीय व्यवहार में मन पर हुए इन आघातों के कारण जो अपनी सीमाएं हमने ही उत्पन्न की है, उनको तोड़कर आगे बढ़ाना, ऐसा संकल्प लोग आज लेते हैं। इस संकल्प की बड़ी आवश्यकता रहती है जीवन में यशस्वी होने के लिए, विजयी होने के लिए। एक व्यक्ति का जीवन हो या समूह का जीवन हो, विजिगीषा, मेरी अपनी दुर्बलताओं पर, बाहर के संकटों पर मैं मात कर सकता हूं, हम मात कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा विचार करके मनुष्य इन सीमाओं से मुक्त होकर विजय अभियान का प्रारंभ करता है। अपने समाज को इस विजय अभियान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थिति को हम देखते हैं तो सब लोग कहते हैं कि परिस्थिति बड़ी कठिन है। कठिन परिस्थिति में से उबरने का मार्ग क्या है? संपूर्ण समाज जब इस प्रकार की विजिगीषु वृत्ति अंतःकरण में लेके अपनी दुर्बलताओं को विजय करके खड़ा हो जाएगा, तब विजय मिलेगी। और ये हम कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद के 65 वर्षों में भी हमने ये दिखा दिया है। उसके पहले तो दिखा दिए है, लेकिन हम लोग परतंत्र थे, इसलिए हम जो करते थे उसका कोई मूल्य नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में जाकर उनको भारत का संदेश सुनाया। एक तरह से धर्म के क्षेत्र में उन्होंने विश्व दिग्विजय किया, लेकिन उस समय उसकी सराहना जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। उस समय भी हमारे यहां वैश्विक पुरस्कार पाने वाले लोग थे, लेकिन हमारे लोग छोड़कर बाकी सारी दुनिया को उसका कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि व्यक्ति थे, नेता थे, नारे थे, नीति थे, आंदोलन थे। इसलिए उन सबके साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध होने ही चाहिए, घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। विशेषकर चीन के दांव पेच अगर हमने देखे तो हमारे चारों ओर उसने अपनी उपस्थिति को पक्का कर लिया है, और वो इस प्रयास में है कि भारत के साथ ये देश न जुड़े, हमारे साथ जुड़े। वैसे तो चीन के साथ भी अपना पुराना संबंध है, आर्थिक संबंध भी है, सांस्कृतिक संबंध भी है। उसका भी आधार लेना चाहिए चीन को काबू में रखने के लिए। लेकिन इन देशों में तो हमको आज भी वहां भारतीय मूल के कितने लोग बसते हैं। यहां जैसे मंदिर मिलते हैं वहां वैसे ही भव्य मंदिर वहां भी मिलते हैं, वही त्योहार वहां भी होते हैं। और इसलिए उन देशों से अपने संबंध होना, इसके लिए प्रयास भी किया। सरकार ने घोषित किया था कुछ दिन पूर्व कि अब अपनी पॉलिसी लुक ईस्ट होनी चाहिए, पूरब की तरफ देखो, अमेरिका पर निर्भर मत रहो, मित्रता बनाओ अपने पड़ोसी देशों से, जो वास्तव में अपने सदियों से परंपरागत सांस्कृतिक भाई हैं।
बहुत अच्छी घोषणा है, बिल्कुल सही नीति है, परंतु उसमें गति चाहिए। फुर्सत से करने की बात नहीं है। जिस गति से चीन बढ़ रहा है, जिस गति से तरह तरह की समस्याएं हम लोगों के आपसी संबंधों में दूरियां उत्पन्न कर रही है, उसको देखते हुए बहुत शीघ्र हमको वहां के अपने भारतीय मूल के नागरिकों को सचेत करते हुए, उनके हितों की रक्षा भी करते हुए इन सब देशों को अपना घनिष्ठ मित्र बंधु बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब अपने ही है, ये सब अपने ही है। लेकिन इस दृष्टि से गति की बात दिखती नहीं, और इसलिए चिंता होती है कि नीति में कोई ऐसा विचार होता है क्या? देश के हित में विचार होता है कि कैसे होता है? कुछ हम सीखते हैं क्या? कश्मीर की समस्या चली, अभी भी चल रही है। 10 साल पहले वहां बेहतर स्थिति थी। 10 साल में जो उल्टी नीतियां चली, अलगाववादी आतंकवादी उनकी खुशामद करना और देशभक्तों की आवाज को दबाना, उसके परिणाम क्या है? आज वहां आतंकवाद के पुनरोदय की आहट लग रही है। वास्तव में कश्मीर घाटी में और जम्मू और लद्दाख के विकास में होने वाला भेदभाव नीतिगत समाप्त करना चाहिए। विभाजन के समय वहां पर कितने लोग आए बसने के लिए, दूसरे प्रांतों में जा रहे थे। वहां के मुख्यमंत्री थे तब शेख अब्दुल्ला, उन्होंने कहा उनको कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप हमारे राज्य में बसिए। उनके आश्वासन पर भरोसा रखकर रुक गए। अभी तक उनको राज्य की नागरिकता तक नहीं, उनको नागरिक बनाना चाहिए, देशभक्तों की संख्या बढ़ेगी। घाटी से विस्थापित हो गई, इसलिए उन सबके साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध होने ही चाहिए, घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। विशेषकर चीन के दांव पेच अगर हमने देखे तो हमारे चारों ओर उसने अपनी उपस्थिति को पक्का कर लिया है, और वो इस प्रयास में है कि भारत के साथ ये देश न जुड़े, हमारे साथ जुड़े। वैसे तो चीन के साथ भी अपना पुराना संबंध है, आर्थिक संबंध भी है, सांस्कृतिक संबंध भी है। उसका भी आधार लेना चाहिए चीन को काबू में रखने के लिए। लेकिन इन देशों में तो हमको आज भी वहां भारतीय मूल के कितने लोग बसते हैं। यहां जैसे मंदिर मिलते हैं वहां वैसे ही भव्य मंदिर वहां भी मिलते हैं, वही त्योहार वहां भी होते हैं। और इसलिए उन देशों से अपने संबंध होना, इसके लिए प्रयास भी किया। सरकार ने घोषित किया था कुछ दिन पूर्व कि अब अपनी पॉलिसी लुक ईस्ट होनी चाहिए, पूरब की तरफ देखो, अमेरिका पर निर्भर मत रहो, मित्रता बनाओ अपने पड़ोसी देशों से, जो वास्तव में अपने सदियों से परंपरागत सांस्कृतिक भाई हैं। बहुत अच्छी घोषणा है, बिल्कुल सही नीति है, परंतु उसमें गति चाहिए। फुर्सत से करने की बात नहीं है। जिस गति से चीन बढ़ रहा है, जिस गति से तरह तरह की समस्याएं हम लोगों के आपसी संबंधों में दूरियां उत्पन्न कर रही है, उसको देखते हुए बहुत शीघ्र हमको वहां के अपने भारतीय मूल के नागरिकों को सचेत करते हुए, उनके हितों की रक्षा भी करते हुए इन सब देशों को अपना घनिष्ठ मित्र बंधु बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब अपने ही है, ये सब अपने ही है। लेकिन इस दृष्टि से गति की बात दिखती नहीं, और इसलिए चिंता होती है कि नीति में कोई ऐसा विचार होता है क्या? देश के हित में विचार होता है कि कैसे होता है? कुछ हम सीखते हैं क्या? कश्मीर की समस्या चली, अभी भी चल रही है।
10 साल पहले वहां बेहतर स्थिति थी। 10 साल में जो उल्टी नीतियां चली, अलगाववादी आतंकवादी उनकी खुशामद करना और देशभक्तों की आवाज को दबाना, उसके परिणाम क्या है? आज वहां आतंकवाद के पुनरोदय की आहट लग रही है। वास्तव में कश्मीर घाटी में और जम्मू और लद्दाख के विकास में होने वाला भेदभाव नीतिगत समाप्त करना चाहिए। विभाजन के समय वहां पर कितने लोग आए बसने के लिए, दूसरे प्रांतों में जा रहे थे। वहां के मुख्यमंत्री थे तब शेख अब्दुल्ला, उन्होंने कहा उनको कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप हमारे राज्य में बसिए। उनके आश्वासन पर भरोसा रखकर रुक गए। अभी तक उनको राज्य की नागरिकता तक नहीं। उनको नागरिक बनाना चाहिए, देशभक्तों की संख्या बढ़ेगी। घाटी से विस्थापित हो गए इतने वर्षों से कश्मीरी पंडित, वो भारत भक्त और हिंदू रहते हुए अपने गांव में सुरक्षित स्व संरक्षण क्षम बनकर सम्मान पूर्वक बस सके, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना, तब तो वो वापस जाएंगे। उसके पहले कैसे जाएंगे? ये सारी बातें होनी चाहिए थी। धीरे धीरे कश्मीर के सात्वीकरण की प्रक्रिया चलाकर भारत के अन्य राज्यों जैसा वो भारत का एक राज्य हो, इस प्रकार की आवश्यकता थी, लेकिन इसको देखा नहीं गया। अपने राष्ट्रीय एकता अखंडता की स्पष्ट दृष्टि न होने के कारण ये हमारा प्रश्न वास्तव में संसद का एक मुख से प्रस्ताव है कि गुलाम कश्मीर की भूमि वापस आना, इतनी ही कश्मीर समस्या बाकी है। लेकिन समस्या क्यों है? वो अपनी भूमि है तो अपनी सेना को भेजकर क्यों नहीं ले सकते? हम ही उसको यूनो में लेके गए। वास्तव में उस समय पाकिस्तान ने विलीनित कश्मीर पर आक्रमण किया था। ये सीधा सीधा देश की सुरक्षा का प्रश्न था, सेना को आगे बढ़ने देते, समस्या ही नहीं होती। लेकिन राष्ट्रीय स्पष्ट राष्ट्र कल्पना की दृष्टि का अभाव होने के कारण हम ही यूनो में ले गए और इतने सालों से झेल रहे। इस सरकार की ओर से वहां संवाद करने वाले जो भेजे जाते हैं वही बात करते हैं कि आजादी की बात में दम है और उल्टा रिपोर्ट देते हैं। जहां पर हिंदू जनसंख्या या हिंदू प्रभाव कम होता है वहां पर कौन से संकट आते हैं हम जानते नहीं क्या? सब दूर चल रहा है, इतिहास है अपने देश का और वर्तमान भी है। लेकिन जानबूझकर अपने मतों की लालच में वहां पर ऐसी अलगाववादी उग्रवादी भारत विरोधी प्रवृत्ति को कुछ करना और वहां की हिंदू की पीड़ा को बिल्कुल नजरअंदाज करना, ये नीति चली, उल्टी नीति चली। और इसलिए 10 साल पहले जो कश्मीर का वातावरण बिल्कुल ठीक हो रहा था, वैसी ही नीति आगे चलती तो शायद आज कश्मीर का चित्र कुछ और होता। आज फिर से समस्या बन गई है और इतने वर्षों की इस समस्या के अनुभव से हमने कुछ नहीं सीखा। ऐसा अगर हम अपने पूर्व दिशा की परिस्थिति देखते हैं, पता है घुसपैठ है उत्तर पूर्वांचल के राज्यों में, सच्छिद्र सीमा है, चौकसी ठीक से नहीं है, बांग्लादेश के से वार्ता करके उसको वार्ताएं तो हुई लेकिन अपनी सीमा को ठीक करने का काम नहीं हुआ। अपने देश के अंदर से उसकी तारबंदी करने का काम भी अभी अधूरा है। वहां से घुसपैठी आते हैं। पहले से वहां जो मतांतरण चल रहा था उसके परिणाम स्वरूप नागालैंड में अलगाव, मिजोरम में अलगाव, मेघालय में अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा, उसमें से त्रिपुरा जैसे राज्यों में आतंकवाद चला। उस आतंकवाद का मुकाबला हुआ, समाप्ति की कगार पर जब आया तब फिर से उन्हीं मतों की लालच की नीति से
और उसको पुनर्जीवन प्रदान किया गया। अपनी मौत से मरने वाले आतंक को बातचीत की टेबल पर जीवदान लेने वाले काम किए गए। वहां की जनता को नहीं पूछा, वहां के जानकारों को नहीं पूछा, अपने अहंकार में करते गए। और परिणाम क्या हुआ? कितने वर्षों से सब लोग बोल रहे हैं, गुप्तचर एजेंसियां रिपोर्ट भेज रही, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, राज्यपालों तक ने रिपोर्ट भेजी है कि घुसपैठियों को उनकी पहचान करो, उनके नाम भारतीय कागजों में से हटाओ और उनको वापस भेज दो, नहीं तो एक दिन ये वहां की सत्ता चलाएंगे और खतरा बन जाएगी। ये परिस्थिति आई। अपनी सरकार बहुत सहनशील है, लेकिन समाज के सहनशीलता को मर्यादा है। उपद्रव होता है, घुसपैठिए आते हैं तो जमीन दखल कर लेते हैं, नौकरियां दखल कर लेते हैं, देश के लिए एक अच्छा काम नहीं करते, सब अपना पेट अपना घर भरते हैं, उसी के लिए आते हैं। और देश विरोधी कार्यों में भी उनकी संलग्नता पाई जाती है। रोज का उपद्रव कितने दिन सहन करेंगे? छोटी मोटी वारदातें होती रहती है। इस बार एक बड़ा विस्फोट हो गया, 3 लाख लोग बेघर हो गए। कितने मारे गए इसका निश्चित आंकड़ा आज भी कोई नहीं बता सकता। इसी देश के रहवासी है, इसी संस्कृति के वारिसदार है, जानते नहीं है, इसलिए थोड़ा अलग रहते। वो अलगाव जाएगा, सौहार्द पैदा होगा। तो ये षड्यंत्र क्यों चला रहे? आने वाले चुनाव में मतों की गड्डी काटने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, समाज देश की चिंता नहीं करना। इस प्रकार की नीति चलती है, इसका ये बिल्कुल उदाहरण है। लेकिन ये चलेगा नहीं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर कानून बनाओ, राम जन्मभूमि न्यास को भव्य मंदिर बनाने की अनुमति देना। मुसलमानों के लिए जो बनाना है, अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा के बाहर बनना चाहिए। ये करने से झगड़ा खत्म होगा, आपस में सौहार्द बढ़ेगा। इसमें जो राजनीति घुसी है पहले से, जिसके कारण झगड़ा हुआ, वो राजनीति बाहर चली जाएगी। लेकिन उसी राजनीतिक मनोवृत्ति से इसमें अड़ंगा डालने का प्रयास होता है। तो देश हितों की परवाह है क्या? अब रिटेल में रुपया ला ली, अब ये सीधा आर्थिक निवेश, प्रत्यक्ष आर्थिक निवेश। हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनकी एक क्षमता नहीं है, उनका एक प्रशिक्षण भी नहीं है कि ऐसे कंपनियों के साथ लड़े। उनका क्या होगा? बीमा में भी, पेंशन में भी हमारी पूंजी उनके हाथ में रहेगी। कल जब्त कर ली तो पेंशन कहां से मिलेगा? स्वतंत्र देश को अधिकतम स्वावलंबी होना चाहिए। हम अधिकतम परावलंबी अपने आप को कर रहे हैं। रिटेल में ये अगर आ जाएगा तो हमारी अन्य सुरक्षा का क्या होगा? बहुत तथ्यों ने सवाल किए हैं, उसका कोई जवाब नहीं। इतनी सारी प्राकृतिक संपदा हमारी होती है, उसके अवैध लूट वैसे ही हो रहे। विदेशी कंपनियां आएंगी तो क्या करेंगी? हमारे आणविक अनुसंधान के लिए, आणविक प्रगति के लिए हमारे पास थोरियम का अकुत भंडार है। राम सेतु का प्रकरण हुआ था, तब से हम कह रहे हैं कि उसका उपयोग करो। आज देश के सब वैज्ञानिक भी मान रहे हैं, सरकार ने भी कुछ प्रयास शुरू किया है, लेकिन कितना उसकी तस्करी कितनी हो रही, उस पर कोई नियंत्रण नहीं। हमारी भूमि चाहे जैसी खोदी जाती है, वहां के लोगों को विस्थापित करते हैं और हमारे खनिज बाहर जा रहे हैं। पर्यावरण की हानि हो रही है और ये सब विकास हो रहा है ऐसा कहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? गरीबों की संख्या बढ़ रही है और अमीर और गरीबों की खाई बढ़ रही है। लोग अपने भूमि से बेदखल हो रहे हैं, उनका पुनर्वासन ठीक से नहीं हो रहा। जिस सुधार के हम दिन आते कि हम 9% के दर से चल रहे थे, वो भी 5% पर आ गया।
और हम कहते कि हम सुधार करेंगे। न चर्चा न कहीं कोई तफ्तीश, हड़बड़ी में लाए जाते हैं। अरे भाई, इस विकास की इतनी हड़बड़ी क्या है? इस सुधार की इतनी हड़बड़ी क्या है? वास्तविक सुधार तो जहां होना चाहिए वहां तो ध्यान नहीं दे रहे। ये हमारा चुनाव तंत्र, कई प्रकार के दोष है इसमें, इसके बारे में लोग बोल रहे हैं, कान पर जू नहीं रही। हमारी कर प्रणाली में कितने प्रकार के सुधार आवश्यक है? कुछ नहीं। देश में जो आर्थिक व्यवहार चलते हैं उनकी निगरानी की हमारी व्यवस्था पक्की नहीं है, उसमें ढिलाई बरती जाती है, भ्रष्टाचार के प्रकरण होते हैं, उसको ठीक से करना। लोकपाल कानून की मांग चलती है, सरकार मांग करने वालों पर लाठीचार्ज करती है। मनुष्य इस दृष्टि से अच्छा बने, इसलिए शिक्षा में संस्कार होना चाहिए। उन संस्कारों को निकाल बाहर करने की जल्दी अपनी शिक्षा मंत्रालय को हुई, और यह सारा ऐसे हो रहा है, कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है, पता ही नहीं चलता। जनता सूचना अधिकार की मांग करती है, जनता उस कानून में सुधार के बहाने उस कानून को ही निष्प्रभावी कर दिया जाता। इन बातों में सुधार चाहिए। इन सुधारों का क्या उपयोग है? सारी दुनिया में इनका क्या अनुभव है? रिटेल में एफडीआई का सारी दुनिया में अनुभव अच्छा नहीं है। ये सारा जो विकास तंत्र है, उसके फलस्वरूप दुनिया के सामने कितनी समस्याएं खड़ी हो रही। दुनिया के चिंतक तो उन समस्याओं का उत्तर हमसे चाह रहे, क्योंकि वो मानते हैं कि इन समस्याओं का उत्तर देने की दृष्टि और शक्ति पैदा करने वाले मूल्य, उन मूल्य ठेका देने से काम नहीं होता। यह समाज का दायित्व है। हमको विचार करना चाहिए कि हमारे अपने संस्कार में, हमारे अपने घर के वातावरण में हमने अपने स्वत्व को कायम रखने वाले संस्कारों को रखा है कि नहीं। प्रत्येक घर यह समाज का एक किला होता है। सामाजिक वातावरण समाज का एक किला होता है। समाज की शिक्षा देने वाली सब संस्थाएं समाज का एक किला होता है। लेकिन अंतिम और सबसे मजबूत किला तो एक एक घर होता है, एक एक परिवार होता है। हमने अपने परिवार में सामाजिक संवेदना का वातावरण, स्वदेशी का वातावरण, समरसता का वातावरण, कर्तव्य बोध का वातावरण, शीलयुक्त प्रामाणिक आचरण का वातावरण हमने अपने घर में रखा है क्या? हमने अपने घर में ऐसा आदर्श उत्पन्न किया है? हम स्वभाषा स्वभूषा का गौरव रखते हैं घर में। हम अपने घर की संतानों को बताते हैं कि पैसा कितना कमाए, ये बात गैर लागू है। तुमने पैसे जितना मिला उसका उपयोग क्या किया, ये महत्व की बात है। हम बताते हैं अपने बच्चों को। मेरे सामने एक सज्जन बैठक में खड़े हो गए, नागरिकों की वार्तालाप की बैठक, और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अपनी भाषा भूल रहे लोग, अपने देवी देवता भूल रहे लोग, इसलिए विद्यालय ऐसे चाहिए। बोलते बोलते उन्होंने कहा कि मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि मेरे नाती भी ऐसे स्कूल में जाते हैं जहां लोग भाषा और अपना पूजा पद्धति भूल जाते हैं। तो मैंने कहा आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले आप अपने घर को ठीक करो। और यही करना पड़ेगा। सारा समाज अगर अपने कर्तव्य बोध को जागरूक करके देश के लिए स्वयं को गुण संपन्न बनाकर अपने घर के वातावरण में परिवर्तन लाकर संगठित होकर खड़ा रहा तो इन सब बातों का इलाज है। ज्यादा समय नहीं, प्रजातंत्र है, चुनना तो अपने हाथ में रहता है। हम हमारे लिए क्या चुनते, हम हमारे लिए कौन चुनते, ये सारा अपने हाथ में रहता है। हमारी चुनने की बुद्धि जागरूक रहे उस समय, हमारा करना स्वार्थ प्रेरित न हो, हम देशभक्ति, प्रामाणिकता, अनुशासन, स्वच्छता आदि गुणों का अपने देश में पालन करें। यहां सिंगापुर के माननीय राजदूत अपना उत्सव देखने के लिए आए हैं। मैंने सुना है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन सिंगापुर में जिस प्रकार की स्वच्छता और अनुशासन का पालन होता है, यहां अपने नागपुर में हम कर नहीं सकते। हम ही लोग देखने के लिए जाते तो वहां वैसे ही रहते, यहां क्यों नहीं रह सकते? हम लोग अपनी आदत को सुधारें, छोटी संकीर्ण बातों के अधीन होकर एक दूसरे के टांग खींचने का उद्योग बंद करें, गुण संपन्न बने, ऐसा जागरूक समाज खड़ा हो
तो नेता नारा नीति पार्टी सरकार सब रास्ते पर लाने की उसकी ताकत है। समाज में इस वातावरण को उत्पन्न करने वाले कार्यकर्ता तैयार करने का काम संघ करता है। संघ के लिए कई बार जो समाचार छपते वो राजनीति से जुड़े होते, संघ राजनीति नहीं करता। संघ के स्वयंसेवक है राजनीति में, स्वयंसेवक है इसलिए सलाह परामर्श होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो स्वतंत्र है अपने राजनीतिक दलों में काम करने के लिए, अनेक दलों में है। संघ का काम है मनुष्य निर्माण। ऐसे मनुष्य जो अपने अपने स्थानों पर अपने क्षेत्र में काम करते हुए ऐसा वातावरण बनाएंगे। संघ के स्वयंसेवकों को केवल शाखा में आने की शिक्षा नहीं देते हैं। शाखा में जो सीखा है उसका 23 घंटा उपयोग अपने जीवन में करो। परिवर्तन का प्रारंभ, समाज के परिवर्तन का प्रारंभ अपने स्वयं के मन के और अपने घर के परिवर्तन से प्रारंभ होता है। ये याद रखकर सारे स्वयंसेवक चले। ऐसे स्वयंसेवक बनाने का अपना काम है। और देश में कोई एक अलग गुट, अलग संगठन ऐसा बना तो फिर से वही ठेकेदारी वाली बात काम करेगी। ये सबका काम है, संपूर्ण समाज का काम। हृदय में विजिगीषा उत्पन्न करने वाली, सब निराशा को दूर भगाने वाली ये बात है। और इसलिए इस संघ के कार्य में अब सब लोगों को इसलिए हम बुलाते देखने के लिए कि हम सबका ये काम। संघ देश में एक अलग संगठन अलग बनना नहीं चाहता। संघ संपूर्ण समाज को संगठित करना चाहता है, क्योंकि देश के भाग्य का उदय संपूर्ण समाज के उद्यम से होगा। संगठन, पार्टी, सरकार, नेता, इनको ठेका देने से काम नहीं होता। ये है आवश्यक, इनकी भूमिका है, लेकिन इनकी भूमिका वो ठीक से करे। इसलिए समाज को एक विशिष्ट तैयारी को लेके सतत चौकस रह के, सतत जागरूक रह के उन पर नजर रखते हुए खड़ा होना पड़ता है। ऐसा समाज बनाने के लिए जो छोटी मोटी मन की अपनी दुर्बलता है, काम करने में अटक बनती है, उनको हटा के आज हम काम करने के लिए संकल्पबद्ध हो, तो आज इस विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन और सीमोल्लंघन दोनों हमने ठीक तरीके से किया, ऐसा हो जाएगा और उसके कारण देश का भाग्य बदलेगा। इतना ही एक निवेदन आपके सामने मुझे रखना।